नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज का ये वीडियो हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम कि मोबाइल देखने की आदत कैसे बच्चों के हेल्थ पे और उनके फ्यूचर को इफेक्ट करेगी। हमारा अगला टॉपिक होगा क्या धरती पर पूरी तरह से मेल पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। इस बारे में एक रिसर्च आई है, उस पर हम बात करेंगे। और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे दुनिया की 60% महिलाओं में वेरिकोज वेन्स की समस्या पे बात करके। ये एक खास तरह की बीमारी होती है जो ज्यादातर महिलाओं में होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अपने घर में, पड़ोस में या ऑफिस में कलीग्स के थ्रू ये सुना होगा जिनके बच्चे हैं कि मेरा बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता है, या फिर मैं अपने बच्चों को मोबाइल देके अपने सारे काम निपटा लेता हूँ या निपटा लेती हूँ। अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, क्योंकि बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में ड्राई आइज की समस्या, सिर दर्द, गर्दन में दर्द और कुछ केसेस में बुखार भी हो रहे हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री के मुताबिक बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम आने वाले समय में बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगा। इससे कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक ज्यादा स्क्रीन देखने के कारण बच्चों में ड्राई आइज की भी समस्या हो रही है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक केस में सुनवाई करते हुए ये कहा कि बच्चों का गेम का एडिक्शन और आने वाले समय में ड्रग्स और मादक पदार्थों की लत की तरह साबित होगा। इससे मानसिक और शारीरिक सेहत को कई नुकसान हो रहे हैं और इसके लिए जरूरी है कि कोई कानून बनाए जाएं। कुल मिलाकर ज्यादातर इशारे इसी बात की तरफ कर रहे हैं कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम, मोबाइल का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। अगर इससे उनकी पढ़ाई का कुछ लेना देना है तो एक लिमिट सेट की जानी चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इसे 3 पॉइंट्स में देखना होगा, जिसमें से पहला है इससे बच्चों को किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, दूसरा है बच्चों के लिए एक हेल्दी स्क्रीन टाइम लिमिट क्या होता है, और तीसरा है लिमिट सेट करने के लिए हमको क्या तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इससे बच्चों को किस तरह की समस्याएं हो रही है। तो लगातार मोबाइल देखने की वजह से बच्चों का अटेंशन टाइम घट रहा है। स्क्रीन के साथ ज्यादातर समय बिताने का नतीजा ये है कि अब सबका अटेंशन टाइम कम होता जा रहा है। एक जो अटेंशन स्पैम होता है कि किसी चीज को हम लगातार कितनी देर तक बिना डिस्टर्ब हुए फोकस के साथ कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको मोबाइल देखने की एडिक्शन है, उनका दिमाग किसी भी चीज को देर तक याद रख नहीं पाता है, और ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हम बिना भटके किसी भी काम को लगातार कितनी देर तक ध्यान लगाकर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन की एक स्टडी के मुताबिक इंसानों का औसत अटेंशन स्पैम तेजी से नीचे गिर रहा है। पिछले 20 सालों में ये 2.5 मिनट से घटकर सिर्फ 47 सेकंड पर पहुंच गया है। यानी कि हम कोई भी काम सिर्फ 47 सेकंड तक फोकस के साथ कर पाते हैं, उसके बाद हमारा ध्यान इधर उधर कहीं ना कहीं भटक जाता है। अब बात करते हैं बच्चों के लिए एक हेल्दी स्क्रीन टाइम क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक गाइडलाइन आई है जो कुछ इस तरह से है। 2 साल से कम बिल्कुल भी मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए या किसी भी तरह की स्क्रीन। जो 2 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनको रोजाना 1 घंटे या 1 घंटे से कम यूज करना चाहिए। 6 साल से ज्यादा बड़े बच्चों के लिए कोई स्क्रीन लिमिट तो सेट नहीं की गई है, लेकिन ये बोला गया है कि ये एक प्रॉपर गाइडेंस में होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो हमें अपने डिवाइस पर या मोबाइल में छोटे बच्चों द्वारा देखे जाने वाले मटेरियल्स को सीमित करना चाहिए या एक पेरेंटल कंट्रोल सेट करना चाहिए। जैसे आजकल यूट्यूब भी बच्चों के लिए यूट्यूब किड्स आया है, तो इस तरह की कुछ सेटिंग्स हमको अपने मोबाइल में करके रखनी चाहिए अगर हमारा मोबाइल बच्चे यूज कर रहे हैं। अगला है घर पे नियम बनाएं कि सब लोग 1 घंटे सोने से पहले स्क्रीन, किसी भी तरह की स्क्रीन चाहे वो टीवी हो, उसको देखना बंद कर दें। और जरूरी है कि बच्चों के साथ ईमानदार रहें और उनको कोई भी चीज बंद करने के लिए यानी मोबाइल या टीवी या टैबलेट कुछ भी देखने के लिए बंद करने के लिए उनको जबरदस्ती ना करें। ये धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत करें, नहीं तो उनके दिमाग पे भी इसका गलत असर पड़ेगा। अब बात करते हैं एक स्टडी के बारे में जिसमें यह कहा गया है कि धीरे धीरे धरती पर पुरुषों की संख्या कम होगी और बाद में खत्म हो जाएगी। इंसानों में कोई पुरुष बनेगा या महिला, इसका निर्धारण क्रोमोसोम्स करते हैं। अगर 2 क्रोमोसोम्स यानी XX हैं तो उसका जेंडर फीमेल होता है। अगर क्रोमोसोम्स X एंड Y होते हैं तो उसका जेंडर मेल होता है। कुल मिलाजुलाकर ये जो क्रोमोसोम्स है यही जेंडर का निर्धारण करते हैं। ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी 23 सेट्स, जिसमें से 22 सेट्स जो होते हैं
वो ऑटोसोम्स होते हैं। केवल एक सेट होता है जो क्रोमोसोम होता है, जो जेंडर के निर्धारण के लिए जरूरी है। लेडीज में एक्स एक्स होता है जैसे मैंने पहले बताया, और जेंट्स में एक्स और वाई दोनों होते हैं। आसान भाषा में समझें तो औरत का एक्स और आदमी का एक्स जब मिलता है तो जेंडर फीमेल होता है, और औरत का एक्स और आदमी का वाई जब मिलता है तो जेंडर मेल होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ इंसानों में वाई क्रोमोसोम्स का भी आकार घटता जा रहा है। ऐसी ही एक स्टडी प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में भी पब्लिश हुई है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पर सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं। सड़कों पर, मॉल में, ऑफिसेज में, हर जगह पे औरतें हैं। औरतों की हुकूमत है, उन्हीं के वसूल है, और उस दुनिया में कोई मर्द नहीं है। वैज्ञानिक मान रहे हैं जिस तरह से वाई क्रोमोसोम्स की संख्या घट रही है तो एक दिन ऐसा आएगा कि धरती से पुरुष विलुप्त हो जाएंगे। फिर पुरुषों की आखिरी पीढ़ी के बाद पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इस टॉपिक में दो मेन पॉइंट है। पहला, वाई क्रोमोसोम्स के विलुप्त होने की आशंका कब तक है, यानी ये कब तक होगा। और दूसरा है, क्या इंसानों के बचने की कोई उम्मीद है भी या नहीं। आइए इस पे बात करते हैं। धरती पर जन्मे सभी जीवों में समय के साथ साथ बदलाव आया है, यानी इवोल्यूशन की प्रक्रिया में लोगों में चेंजेस आए हैं। ये किसी भी प्रजाति में हो, इंसान में हो, कोई जानवर में हो, इंसेक्ट्स में हो, कोई रेप्टाइल में हो, किसी में भी हो, ये बदलाव उस समय की जरूरत के हिसाब से आते हैं। इसे इस तरह से समझिए जैसे इंसानों के पूर्वज बंदर थे और वो अपने दो हाथ और दो पैरों की मदद से चलते थे। उनके हाथ के पंजे और पैर के पंजे लगभग सेम आकार के होते थे। धीरे धीरे वो दो पैरों पर चलने लगे और पैरों के आकार बढ़ने लगे और हाथ के पंजे का आकार छोटा होता गया। इंसानों के पहले पूंछ भी हुआ करती थी, लेकिन उसका यूज कम होते होते उसका भी साइज कम होता गया। और उंगलियों का हमारे साइज जैसे जैसे जिस जिस उंगली की जरूरत पड़ती गई वो उंगलियों का साइज बड़ा था, और जिन उंगलियों की जरूरत हमको नहीं थी उन वो उंगलियां छोटी होती चली गई। ये ऐसे कुछ बदलाव हैं जो हमारे शरीर में फिजिकली हैं, बाहर की तरफ हैं, जो हमको नजर आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारे शरीर में डीएनए लेवल पे, जीन लेवल पर भी होते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। लगभग 17 करोड़ वर्षों में वाई क्रोमोसोम्स में मौजूद जीन बड़ी संख्या में खत्म हो गए हैं। ये 900 से घटकर सिर्फ 55 रह गए हैं। यानी 17 करोड़ वर्ष पहले जो आदमियों में वाई क्रोमोसोम्स था वो 900 के करीब था, लेकिन ये घटता हुआ अब सिर्फ 55 ही रह गया है। जिस रफ्तार से ये खत्म हो रहे हैं, ये सिलसिला आगे अगर ऐसे जारी रहा तो लगभग 1 करोड़ साल में वाई क्रोमोसोम्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर साउथ ईस्ट एशिया के देशों को छोड़ दिया जाए, मूलतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चाइना, तो यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन सब जगहों पर औरतों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है और आदमियों की आबादी घट रही है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर्स के आने के बाद से औरतें भी काम करने लग गई, जिसकी वजह से उनका जो मेन फर्टाइल ईयर होता है 20 से लेके 25 साल, 26 साल तक, वो डिले होता जा रहा है। 30 साल की एज में उनको पहला बच्चा, 30 साल या 32 साल की एज में उनको पहला बच्चा हो रहा है। तो इस तरह से चांसेस कम होते हैं कि हर कोई दो बच्चा पैदा करे। तो इस तरह से ये वैसे ही 50% हो जाता है। लेकिन पूरी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। चूहों पर की गई एक स्टडी के मुताबिक जापान के होकाइडो यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट आइसो कुरोइवा के नेतृत्व में रिसर्चर्स ने पाया कि कांटेदार चूहों में अधिकांश वाई क्रोमोसोम्स किसी अन्य क्रोमोसोम से रिप्लेस हो गए हैं। यानी बॉडी में क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स है तो, लेकिन वो किसी और क्रोमोसोम से चेंज हो गया है। रिसर्चर्स को पता चला है कि ये चूहे वाई क्रोमोसोम्स समाप्त होने के बाद भी जीवित बने हुए हैं। इसकी ये वजह है कि वाई क्रोमोसोम्स मौजूदा सभी जीन किसी तीसरे क्रोमोसोम्स में ट्रांसफर हो गए हैं। यह क्रोमोसोम सभी पुरुष चूहों में मौजूद तो है, लेकिन महिलाओं में अनुपस्थित है, यानी कि ये यूनिक है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक विकास की प्रक्रिया भर है, और अगर एक क्रोमोसोम्स विलुप्त होता है तो कोई अन्य मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स उसका स्थान ले लेगा, यानी एक ऐसा क्रोमोसोम्स जो सिर्फ मेल जेंडर में होगा। अब बात करते हैं दुनिया की 60% महिलाओं में वेरिकोज वेन्स की समस्या के बारे में। इसमें महिलाओं के पैरों में नसें उभर आती हैं, नीली नसें, और इसका कारण और इलाज क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने अपने पैरों में नीली या बैंगनी रंग की नसें उभरी हुई देखी होगी, पैर के पंजों में।
और ये एक हेल्थ कंडीशन है जिसके कारण ये नसें इतनी उभर कर दिखाई देने लगती हैं। लोगों को लगता है कि ये थकान के कारण होगा कि नसें उभरी हुई हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसे वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम कहते हैं। वेरिकोज वेन्स का मतलब है हार्ट तक खून पहुंचाने वाली नसों में सूजन आ जाना। इन नसों की वॉल्व्स कमजोर हो जाती हैं और उनके वॉल्व ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। इस कारण जो खून दिल की तरफ जाना है वो वापस लौट आता है और नसों में ही जमा हो जाता है। आमतौर पर यह समस्या शरीर के निचले हिस्सों में होती है। यही कारण है कि पैरों में या घुटनों पर नीले या बैंगनी रंग के उभार से नजर आने लगते हैं। 40 से 60% महिलाओं में वेरिकोज वेन्स की समस्या इस टाइम पर दुनिया में है। साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में 40% से 60% महिलाओं में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, जबकि तकरीबन 15 से 30% पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। वेरिकोज वेन्स के क्या लक्षण हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, वेरिकोज वेन्स का सबसे सामान्य संकेत त्वचा की सतह के नीचे टेढ़ा मेढ़ा उभार होना होता है। इस कंडीशंस में पैरों की मसल्स कमजोर होने लगती हैं, नसों में उभार हो जाता है और नसें अपने स्वाभाविक रूप के अलावा अधिक मुड़ी हुई, सूजी हुई और रस्सी से आकार की नजर आने लगती हैं। ये नसें अक्सर नीली या बैंगनी रंग की होती हैं। ये असामान्य विकास हमारे पैरों और टखने की त्वचा की सतह के ठीक नीचे होता है और ये समस्या अक्सर नसों के समूहों के रूप में विकसित होता है, यानी कई नसें एक साथ ऐसा बिहेव करती हैं। इसमें से छोटी लाल या नीली रेखाएं स्पाइडर वेन्स होती हैं जो आसपास दिखाई देती हैं। पैरों में भारीपन होता है, इसके कारण हमारे पैरों में मांसपेशियां थकी हुई रहती हैं, भारी रहती हैं और हमें सुस्ती सी फील होती है। खासकर अगर हम किसी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हम वॉक करके आ रहे हैं या रनिंग करके आ रहे हैं, तो उसके दौरान हमको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। खुजली भी होती है इस प्रॉब्लम में। वेरिकोज वेन्स के आसपास के स्किन में खुजली भी होने लगती है और खून जमा होने के कारण ऐसा होता है। वेरिकोज वेन्स में लोगों को पैरों में दर्द भी होता है, खासकर घुटने के पीछे के इलाके में ज्यादा दर्द होता है और इसका कारण मांसपेशियों में ऐंठन भी होता है। इससे पैरों में सूजन या घुटने में सूजन भी होती है। स्किन डिस्कलरेशन और अल्सर, अगर सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वेरिकोज वेन्स से हमारी त्वचा पर भूरे या काले रंग का डिस्कलरेशन भी होने लग जाता है, यानी त्वचा का कलर चेंज होने लगता है। गंभीर वेरिकोज वेन्स की समस्या हमारी त्वचा पर अल्सर यानी घाव के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम किस कारण से अधिक होता है? तो इसमें पहला है उम्र। ढलती उम्र के कारण हमारी नसें कमजोर होने लगती हैं और नसों की वॉल्स और वॉल्व कमजोर होने लगते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादातर होती है। जेंडर, महिलाओं के हार्मोन्स नसों की वॉल्स को फैलने के लिए थोड़ी अधिक इजाजत देते हैं, यानी महिलाओं के जो नसें होती हैं वो आदमियों से ज्यादा स्ट्रेच हो सकती हैं। खासकर जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स खाती हैं या उनको पीरियड्स होता है, उनमें हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण वेरिकोज वेन्स का खतरा अधिक होता है। फैमिली हिस्ट्री, हमें अपने पूर्वजों से बहुत सारी चीजें, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये सब इनहेरिटेड मिलती है, लेकिन साथ साथ हमको बीमारियां भी इनहेरिटेंस में मिलती है, जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। उसी तरह से वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम हमें जेनेटिक रूप से भी मिलती है। लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगला है तंबाकू का सेवन। अगर किसी को स्मोकिंग की आदत है तो उनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ज्यादातर होती है। या फिर आपका वजन अधिक है, कि आपका जो एक बीएमआई इंडेक्स है कि आपका जो वेट है आपकी हाइट के रेशियो में होना चाहिए, अगर वो उससे ज्यादा है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं वेरिकोज वेन्स का इलाज क्या है। तो खुशखबरी ये है कि वेरिकोज वेन्स का कोई इलाज नहीं होता है। हालांकि कुछ ट्रीटमेंट की मदद से इस स्थिति को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए नसों को एलिवेशन दिया जाता है ताकि इनका प्रेशर रिलीज हो सके। इसके लिए इलास्टिक स्टॉकिंग थेरेपी नाम की एक थेरेपी होती है, वो की जाती है। इसमें नसों की चौड़ाई को कम करके इस कंडीशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए इंजेक्शन थेरेपी भी की जाती है, लेजर थेरेपी भी की जाती है और इसके अलावा समस्या अधिक गंभीर होने पर नसों की सर्जरी का भी ऑप्शन लिया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।